हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम क्या कवर करेंगे? बंगाल के बारे में, ज़मींदार्स के बारे में, परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी बंगाल में उसके बारे में, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, रायतवाड़ी सिस्टम के बारे में, कैसे ये जो हमारे लैंड राइट्स थे और न्यू रेवेन्यू सिस्टम्स थे ये टाइम टू टाइम चेंज होते गए। इसके अलावा संथल्स के बारे में, संथल रिवोल्ट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है सीडीएस के लिए। बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम शुरू करते हैं बंगाल और जमींदार से। सबसे पहले आपको पता है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल कहां पर आया इंडिया में? वो आया बंगाल में। अब इसके बाद दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो उन्होंने देखा कि ये जो डायरेक्ट कलेक्शन करते हैं हम टैक्स की पीजेंट से, वो तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट काम है। इससे एक तो टैक्स कलेक्शन सही से नहीं हो पाती और ज्यादा टैक्स भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिलता, और ये तो टैक्स कलेक्शन में ही काफी टाइम लग जाता है। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया तरीका सोचा 1793 में, जो था परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल। ये क्या था? टैक्स रेवेन्यू सिस्टम था कि टैक्स की कलेक्शन कैसे करनी है बंगाल में। किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। अब देखते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कौन। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो थे कमांडर ब्रिटिश फोर्सेस के। कब कब कमांड किया इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को? ये किया अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। और ये थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिन्होंने की थी परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस 1793 में। ये थे हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस जी। अब आगे देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल थी क्या। अब इस सिस्टम के द्वारा क्या किया गया कि जमींदार परमानेंट कर दिए गए। जैसे कि जमींदार एक एरिया था उसका एक जमींदार बना दिया गया, और जमींदार को क्या कहा कि आप यहां का टैक्स कलेक्ट करेंगे, और फिक्स कर दिया गया। टैक्स क्या किया गया? फिक्स कर दिया गया कि आपने इतना ही टैक्स हमको देना है। आप जैसे मर्जी कलेक्ट करिए, फसल हो ना हो, पैसे आए ना आए, हमें तो भाई इतना टैक्स सिर्फ चाहिए, आपसे ही चाहिए। और अगर आप ज्यादा टैक्स कलेक्ट कर लो तो जो भी डिफरेंस आएगा ज्यादा टैक्स से और जो टैक्स आपने हमको देना है वो होगी आपकी सैलरी। ये उनको जो टैक्स देना होता था ये टैक्स उनको रेगुलरली देना होता था। अगर वो टैक्स रीपे करने में असफल रहते थे तो उनकी जो जगह थी जिसके वो जमींदार थे उस जगह का, उस स्टेट का ऑक्शन कर दिया जाता था और उसका जमींदार किसी और को बना दिया जाता था। जब तो परमानेंट सेटलमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी तब तो ठीक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जमींदार रेगुलरली टैक्स पे करने में असमर्थ हो गए। तो फिर क्या हुआ, ये जो टैक्स था हर बार का डेफिशिएट अकमुलेट होता गया होता गया होता गया, जिसका सारा भार किन पर आ गया? जमींदार पे आ गया। अब जो जमींदार थे वो टैक्स पे करने में फेल क्यों हुए? काफी रीजन थे। सबसे पहला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मांगे थी वो बहुत ही ज्यादा थी टैक्स की। दूसरी चीज, 1790 के पास एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो था उसके रेट्स काफी कम हो गए थे। तो जो हमारे रॉयत पीजेंट्स थे वो अब टैक्स कैसे देते अगर उनके पास पैसे ही नहीं होंगे? जैसे इस एरिया में काफी रॉयट्स हैं, ठीक है, काफी पीजेंट्स हैं, तो इन्होंने जमींदार ने इससे क्या करना है? टैक्स कलेक्ट करना है। अब इन्होंने फसल बेचकर अपने पैसे जो थे निकालने थे। अब इनकी फसल ही नहीं बिकी, उनके दाम ही नहीं मिले, तो ये जमींदार को टैक्स कैसे देंगे? अगर जमींदार को टैक्स नहीं मिलेगा तो वो आगे टैक्स कैसे देगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ये था दूसरा रीजन। अब तीसरा रीजन क्या था? रेवेन्यू था इनवेरिएबल। मैंने आपको बताया है परमानेंट सेटलमेंट का क्या मतलब था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कह दिया था हमें तो बस इतना टैक्स चाहिए, जैसे मर्जी लेके आओ। तो अब जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कम हुई तो इसकी वजह से क्या हुआ, जमींदार उतना टैक्स दे नहीं पाए। इनवेरिएबल था रेवेन्यू। अगर कंडीशंस के अकॉर्डिंग कैसी फसल हुई है ये सब कुछ देख के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स मांगती तो जमींदार पे ये भार ना आता। चौथी बात, जो काफी पावर्स नहीं दी गई हुई थी जमींदार को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, तो इस वजह से जमींदार एफिशिएंटली टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाए। ये चार कारण थे जमींदार को टैक्स कलेक्शन करने में काफी प्रॉब्लम आई। अब आगे देखते हैं। अब ये देखिए, ये है बंगाल। तो बंगाल का जो मेन सिटी एरिया था तो जमींदार तो थे बड़े लोग, तो वो तो रहते थे यहाँ पर।
जब ये क्राइसिस चल रहे थे, जब जो हमारे पुअर पीजेंट थे वो जमींदार को पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो उस वक्त कहानी में नया कैरेक्टर आता है, वो थे जोतदार्स। तो जोतदार्स ने इस चीज का फायदा उठाया और विलेजेस में जो आसपास विलेजेस थे वहां पे जो रिच लोग थे वो थे जोतदार्स, रिच पीजेंट्स थे। तो उन्होंने क्या किया, विलेज में अपनी पोजीशन काफी अच्छी बना ली। 19th सेंचुरी तक आते आते जोतदार्स के पास 1000 एकर्स का लैंड था। और क्या करते थे, जो विलेजेस में लोकल ट्रेड था, मनी लेंडिंग यानी कि उधार पर पैसा देना, तो ये सारे काम कौन करते थे, विलेजेस में जोतदार्स करते थे। जिसकी वजह से जोतदार्स के पास विलेजेस में इमेंस पावर आ चुकी थी, इवन आप कह सकते हैं जमींदार से ज्यादा। जो जोतदार थे उनकी लैंड पर काम कौन करता था, फसल कौन उगाता था, वो थे शेयर क्रॉपर्स। तो ये क्या करते थे, हल जोतने के लिए जितना भी सामान चाहिए, क्रॉप्स को उगाने के लिए जितना सामान चाहिए वो लेकर आते थे। तो हाफ प्रोड्यूस वो खुद के पास रखते थे और जितनी भी फसल उगती थी उसका आधा दे देते थे जोतदार्स को। इसमें जोतदार्स का भी फायदा था, सिर्फ आधी फसल देनी पड़ती थी और लेबर भी उनकी, काम भी उन्होंने किया, फसल भी उन्होंने उगाई। तो इससे क्या हुआ, एक तो जोतदार दे रहे थे उनको काम, विलेजेस के लोगों को काम भी मिल रहा था, उनको पैसे भी मिल रहे थे, जोतदार का खुद का भी फायदा था। तो इस वजह से जोतदार की पोजीशन विलेजेस में काफी इंप्रूव हो गई। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जोतदार जो थे वो काफी पावरफुल हो गए जमींदार से, क्योंकि जमींदार जो थे वो कहाँ बैठे थे, वो तो अपने सिटी में बैठे हुए थे, विलेजेस में तो उनका ध्यान ही नहीं था, वो तो सिर्फ टैक्स कलेक्ट करने के लिए आते थे। अब पावर ज्यादा किसके पास थी, वो थी जोतदार के पास। तो जोतदार के पास ही वो जो हमारे पुअर पीजेंट थे वो काम करते थे, तो इसलिए वो जानबूझकर डिले कर देते थे पेमेंट्स का। उनको कहते थे जमींदार को पेमेंट्स ही मत दो, टैक्स ही मत दो। तो इससे क्या होता था, इससे ये होगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किसको कहेगी, जमींदार को कहेगी। तो फिर क्या होगा, उसकी जमींदारी खतरे में आ जाएगी और उसकी ऑक्शन होगी। और जब ऑक्शन होती थी तो उसको खरीदने के लिए एक नया जमींदार जो सामने आता था वो कौन थे, वो थे जोतदार्स। अब हमने देखा कि जो हमारे जोतदार थे उनकी पोजीशन काफी अच्छी हो चुकी थी, लेकिन जो जमींदार थे उनकी पावर पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हुई। उन्होंने इस प्रेशर को सरवाइव करने के नए नए तरीके खोज लिए। उसमें से पहला तरीका क्या था, एक तो हमारी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा था कि जो वुमेन अगर जमींदारी जो है किसी वुमेन के पास है और वो फेल हो जाती है टैक्स पे करने में, तो फिर उसकी जमींदारी और वो लैंड जो है टेक ओवर नहीं किया जाएगा। इसका फायदा किसने उठाया, इसका फायदा उठाया राजा ऑफ बुर्दवान ने। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जमींदारी किसके नाम पे कर दी, अपनी मदर के नाम पर कर दी, क्योंकि कंपनी ने कहा हुआ था कि किसी वुमेन से प्रॉपर्टी टेक ओवर नहीं की जाएगी। तो इस तरह से जमींदार ने जो था बचना शुरू कर दिया। अब दूसरी चीज, जमींदार ये करते थे कि किसी अपने ही बंदे को कह देते थे कि आप हमारी जमींदारी खरीद लीजिए और बाद में हमको ही दे देना। नहीं तो इसके अलावा अगर कभी बाहर से कोई बंदा जमींदारी की अगर ऑक्शन होती थी तो जमींदारी खरीदने के लिए आता था, लैंड को खरीदने के लिए आता था, तो क्या होता था, ये अपने लठियाल्स को भेजकर उन पर हमला करवा देते थे और उनको भगा देते थे। और कई बार तो विलेजेस के जो पीजेंट्स होते थे वही मना कर देते थे कि हमारा जमींदार चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जमींदारों ने बचना शुरू कर दिया। और जिन लोगों ने 1790 में जो क्राइसिस आए थे, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो थी कम हुई थी, फसलें उगी नहीं थी, उसके प्राइस नहीं मिल रहे थे, उस चीज़ों को सरवाइव किया, वो जमींदारों ने बाद में अपनी पोजीशन जो थी इंप्रूव कर ली बंगाल में। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सिर्फ एक ही बार जब ग्रेट डिप्रेशन आया था 1930 में, सिर्फ ये ही ऐसा टाइम था जब विलेजेस में जमींदारों की पावर बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और जोतदार की पावर काफ़ी थी। लेकिन ये 1930 के बाद हुआ, नहीं तो तब तक जमींदार, जब 1790 के क्राइसिस निकल गए थे उसके बाद जमींदारों ने जोतदारों की पोजीशन जो थी काफ़ी वीक कर दी थी और जमींदार ही मेन पावर में थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब ये जो हमारी कंट्री साइड में काफ़ी चीज़ें जो चेंज हुई थी रेवेन्यू सिस्टम के रिलेटेड, तो इसके रिलेटेड 5th रिपोर्ट सबमिट की ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जो हमारे बंगाल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे उन्होंने रिपोर्ट जो थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेज दी। अब इस रिपोर्ट में
1002 पेजेस थे, जिसमें से 800 पेजेस में यही डिस्कस हो रहा था कि जुडिशियल और रेवेन्यू सिस्टम कैसा है बंगाल और मद्रास का, और जमींदार ने कितना रेवेन्यू लाकर दिया, ये सब कुछ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ था। अब ये जो फिफ्थ रिपोर्ट थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जो जो भारत में होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में और इंग्लैंड में चर्चा का विषय हमेशा से ही रहा है। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि जो हमारे काफ़ी ग्रुप था ब्रिटेन में, काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली दी गई थी ट्रेड पर इंडिया में, उसके विरुद्ध बोलते थे, उसको अपोज करते थे, कहते थे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जो है ख़त्म हो जानी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो करप्शन है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मोनोपोली नहीं होगी तो ब्रिटिशर्स को और ज़्यादा फायदा होगा, और ज़्यादा उनके पास पैसे आएंगे, रेवेन्यू और ज़्यादा आएगा, और ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन भी नहीं होगी। तो इसी वजह से वो चाहते थे कि एक रॉयल चार्टर ऐसा पेश किया जाए, जो अप्रूव किया जाए, जिससे ये कंपनी की मोनोपोली जो है वो खत्म हो जाए। अब आगे देख लेते हैं हिल्स ऑफ राजमहल। जो राजमहल की हिल्स के पास लोग रहते थे वो कौन थे? वो थे पहाड़ियाज। अब क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है, ये जो राजमहल हिल्स में लोग रहते थे ये किस चीज पर डिपेंड थे? सबसे पहले फॉरेस्ट प्रोड्यूस, और दूसरा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इन्होंने क्या किया था कि ये जो पेड़ थे राजमहल हिल्स के पास उनको काट देते थे, फिर उसके बाद जो अंडरग्रोथ थी, जो नीचे नीचे चीज़ें रह जाती थी, वहाँ पे आग लगा देते थे, जिसकी वजह से वहाँ की मिट्टी में पोटैश की मात्रा बहुत ज़्यादा होती थी। इस वजह से ये काफ़ी दालें और मिलेट्स उगा सकते थे उस मिट्टी में। तो यही इनके सर्वाइवल का मेन रीज़न था। और दूसरी चीज़ थी, ये प्रैक्टिस करते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब आगे देखते हैं, फ्रांसिस बुचन आए थे इंडिया में। अब इनके बारे में आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो फ्रांसिस बुचन थे ये क्या थे? फिजिशियन थे, और इंडिया में बंगाल मेडिकल सर्विसेज में ये इन्होंने सर्व किया है। बंगाल मेडिकल सर्विसेज में कब से कब तक? 1794 से लेके 1815 तक। और फॉर अ फ्यू ईयर्स ही वॉज सर्जन टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड वेल्जली। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस गवर्नर जनरल के ये सर्जन रहे हैं? ये रहे हैं लॉर्ड वेल्जली के। इसके अलावा 19th सेंचुरी में जो बुचन थे इन्होंने ट्रैवल किया था राजमहल हिल्स में। अब इन्होंने क्या किया, जब ये राजमहल हिल्स में गए तो इन्होंने देखा कि वहाँ के लोग जो है इनको सही तरह से ट्रीट ही नहीं करते थे, इनको देखकर भाग जाते थे, इनकी जो बातें थी उनका जवाब भी नहीं देते थे। ऐसा ट्रीट किया वहाँ के लोगों ने जो राजमहल हिल्स के थे, जैसे पता नहीं कौन आ गया है। उनको ऐसा लगता था कि कोई फॉरेनर एनिमी आ गया है। बिल्कुल एनिमीज की तरह ही उन्होंने फ्रांसिस को ट्रीट किया था जब वो राजमहल हिल्स गए थे। अब आगे देखेंगे कि क्यों जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे उनके खिलाफ इतना गुस्सा था जो हमारे राजमहल हिल्स के लोग थे। अब ये जो पहाड़ियाँ थे, मैंने आपको क्या बताया है, ये डिपेंड किस पर थे? फॉरेस्ट प्रोड्यूस पर। इसी वजह से ये लोग किसी को भी बाहर से यहाँ आने नहीं देते थे। कोई भी बंदा, जैसे अब ये हिल्स में रहते थे, नीचे थे प्लेन्स, तो प्लेन्स से कोई भी आदमी यहाँ पर नहीं आ सकता था। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ थे इन्होंने अपने चीफ नियुक्त किए हुए थे जो यूनिटी को इनकी बना के रखता था। अब ये पहाड़ियाँ क्या करते थे, ये टाइम टू टाइम डाका डालते थे जो हमारे प्लेन्स होते थे, और वहाँ से चीज़ें जो थे छीन के जो थे ले आते थे ऊपर, चाहे वो पैसा हो चाहे वो खाने की चीज़ें हो। तो इस तरह से पहाड़ियाँ जो थे यहाँ पर रह रहे थे, बाहर से ये किसी को आने नहीं देते थे। अगर कोई आने की कोशिश करता था ये उन पर अटैक कर देते थे। इसके अलावा अगर इनको खाने की चीज़ें चाहिए होती थी या और पैसे चाहिए होते थे तो ये प्लेन्स पर जो थे अटैक कर देते थे और वहाँ से हमला करके वहाँ से ले आते थे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो पहाड़ियाँ थे ये हिल्स में किसी को आने नहीं देते थे, तो हिल्स के जो रास्ते थे इन पर भी इनका ही कब्जा था, यहाँ से ये किसी को निकलने नहीं देते थे। तो हुआ क्या, ये जो जमींदार थे इनको काफ़ी बार पैसे देकर जैसे हमारा टोल होता है तो उसी तरह से यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है टोल। तो ये जो जमींदार थे ये चीफ को, पहाड़ियाज के जो चीफ है उनको पैसे दे देते थे, उसके बाद पहाड़ियाज अलो कर देते थे उस रास्ते को यूज करने के लिए। अब क्या हुआ, मैंने आपको बताया है ये जो राजमहल हिल्स के पहाड़ियाज है ये निर्भर किस पर थे, ये कंप्लीटली निर्भर थे फॉरेस्ट के ऊपर। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा,
ब्रिटिशर्स ने कहा कि फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि अगर फॉरेस्ट को क्लियर करेंगे तो वहां पे एग्रीकल्चर हो सकेगा, अगर वहां पर एग्रीकल्चर हो सकेगा तो वहां से टैक्स कलेक्शन होगी, और टैक्स कलेक्शन के लिए ही तो ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इस फॉरेस्ट को क्लियर करना शुरू कर दो। अब यही कारण था कि जो राजमहल हिल्स के लोग थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच में एक विरोध की भावना शुरू हो चुकी थी। अब जो हमारे ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या किया, फॉरेस्ट को काटना शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर एक्सपैंड होना शुरू हो गया। इस वजह से क्या हुआ कि जो हमारे हिल के लोग थे, पहाड़ियाज थे, वो पहले कम बार अगर जाते थे, वो पहले कभी कभी अटैक करते थे प्लेन्स पर, तो अब उनके पास फॉरेस्ट की भी कमी आ गई, तो उनके पास फूड ही नहीं था सरवाइव करने के लिए। तो अब जो वो रेड्स करते थे, जो हमला करते थे प्लेन्स पर, वो पहले से ज्यादा उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। और क्या करते थे, वो फूड ग्रेन्स और उनके कैटल जो है वो वहां से चोरी करके हमला करके वापस ले जाते थे अपने पास। अब इससे क्या हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि पहाड़ियाज को सप्रेस कर दिया जाए, जिसकी वजह से 1770 में एक ब्रूटल पॉलिसी निकाली, जिसमें उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को हंट कर दिया जाए, उनका शिकार कर दिया जाए, उन्हें मार दिया जाए। उसके बाद 1780 में ऑगस्टस क्लीवलैंड जो कलेक्टर थे भागलपुर के, उन्होंने एक पॉलिसी को प्रपोज किया, कॉम्प्रोमाइज की पॉलिसी लाए। उन्होंने कहा जो पहाड़िया के चीफ्स हैं उनको एनुअल अलाउंस दे दिया जाएगा, और उन्होंने क्या करना है, जो मिसकंडक्ट करते हैं उनके लोग पहाड़ियाज, उनको कंट्रोल करना है। लेकिन पहाड़ियाज को ये मंजूर नहीं था, और जिन जिन चीफ ने इसकी बात मानी, उन्होंने क्या हुआ, मैनी पहाड़िया चीफ्स रिफ्यूज्ड द अलाउंसेस। काफी पहाड़िया के जो चीफ्स थे उन्होंने तो ये चीज मानी ही नहीं, और जिन्होंने भी मानी उनकी अथॉरिटी पर खतरा आ गया, उनकी कम्युनिटी ने ही उन चीफ को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि जब हमने पहले बात की थी कि फ्रांसिस आए थे, फ्रांसिस बुचन जो थे वो आए थे, जो फिजिशियन थे, वो कहाँ आए थे, राजमहल हिल्स में। इसी वजह से जब वो 1810 और 1811 में राजमहल हिल्स में घूमने के लिए आते हैं, तो ये जो पहाड़िया लोग हैं, राजमहल हिल्स के लोग हैं, ये इनको शक की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इससे पहले 1770 में ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी जो थी इंट्रोड्यूस कर दी थी कि पहाड़ियों पर हमला करके उनको मार दिया जाए। यही वजह थी कि फ्रांसिस बुचन को वो अपना एनिमी समझते थे, अपना एनिमी समझते थे। उन्हें लगता था कि ये भी उनको मारने के लिए ही इधर आए हैं। तो अब क्या हुआ, इसी वजह से एवरी वाइट मैन appeared to represent a power that was destroying their way of life and means of survival। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों फ्रांसिस जब इंडिया में राजमहल हिल्स के पास गए थे तो उनको लोगों ने सही से ट्रीट वहां पर नहीं किया। अब क्या हुआ, अब इस टाइम तक संथल्स जो थे आ चुके थे, और क्या कर रहे थे, जो राजमहल हिल्स के फॉरेस्ट थे उनको काटना इन्होंने शुरू कर दिया। और वहां पर इन्होंने क्या उगाना शुरू किया, यहाँ पे उन्होंने राइस और कॉटन की खेती करनी शुरू कर दी। जो हमारे राजमहल हिल्स में पहाड़ियाज थे वो किस चीज की खेती कर रहे थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के द्वारा, वो कर रहे थे पल्सीज की और मिलेट्स की। अब जब ये आ गए संथल, इन्होंने उसी जमीन पर यूज किया प्लो का। देखिए जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन थी उसमें पहाड़ियाज क्या यूज करते थे, वो यूज करते थे हो होता है ये, इसकी मदद से वो अपनी खेती किया करते थे। जब संथल आए उन्होंने यूज किया प्लो का, तो ये होता है प्लो, इसकी मदद से उन्होंने राइस और कॉटन की खेती की, जिसकी वजह से जो संथलों ने क्या किया, पहाड़ियाज को भगा दिया। ये जो जैसे हिल्स है, पहले अगर पहाड़ियाज यहां तक रहते थे तो संथल्स ने मजबूर कर दिया पहाड़ी जो लोग थे उनको ऊपर जाने के लिए, उनको पीछे पीछे धकेलना जो था शुरू कर दिया। अब ये जो बैटल थी हो की और प्लो की, ये काफी देर तक चली। अब देखिए संथल्स के आने से क्या क्या चेंज हुआ। अब संथल्स यूज कर रहे थे प्लो का। अब इससे क्या हुआ, जिस मिट्टी पर पहले पहाड़ियाज मिलेट्स को उगाते थे वहां पे क्या उगाया जाता था, मिलेट्स और पल्सीज। अब उसी मिट्टी पर खेती करके संथल्स क्या उगा रहे थे, मस्टर्ड, टोबाको, कॉटन, ये सब। इसी की वजह से जो था फ्रांसिस जब इधर से निकला था फ्रांसिस, तो उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सजेस्ट किया कि संथल्स बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, इससे क्या होगा
खेती बढ़ेगी, रेवेन्यू ज्यादा आएगा और ईस्ट इंडिया कंपनी को अल्टीमेटली फायदा होगा। अब संथल्स जो थे वो थे 1780 तक बंगाल में आ चुके थे। जो पुराना बंगाल था तब तक वो झारखंड नहीं हुआ करता था। आजकल ये जो एरिया है ये है झारखंड में। तो क्या हुआ, 1780 तक ही आ चुके थे बंगाल के अंदर। अब क्या होता है, आपको पता है पहाड़ियाँ को कंट्रोल करने की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी कोशिश की, उन पर हमला भी किया, उनसे डील भी करनी चाहिए, लेकिन वो सफल नहीं हुए। और प्रॉफिट मोटिव को देखते हुए कि संथल्स जो थे काफ़ी अच्छी तरह खेती भी करते थे, उनको प्रॉफिट मोटिव नज़र आ रहा था, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही थी कि जो राजमहल हिल्स का एरिया है वहाँ पर कौन खेती करे। वो चाहते थे संथल्स वहाँ पर खेती करे। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने संथल्स के साथ डील की। संथल्स को लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो था दे दिया गया और उसको क्या कहा, इसको कहा गया दामिनी कोह। और इनको संथल्स को ये कह दिया कि ये लैंड है तुम्हारा, लैंड ऑफ संथल्स, आप इस पर क्या करो, एग्रीकल्चर करो। तो अब क्या हुआ, अब इससे ये हुआ, इन्होंने उनके साथ कर ली डील कि आपने एटलीस्ट 1/10 लैंड को कल्टीवेट करना है 10 सालों के अंदर। पहले 10 सालों के अंदर जो आपको लैंड दिया गया है जिसका नाम है दामिनी कोह, और ये लैंड किनका है, संथल्स का। आपने इस पर 1/10 लैंड पर खेती करनी है पहले 10 सालों के अंदर। अब ये जो लैंड दिया गया था संथल्स को, ये यहाँ तक रुकने वाले नहीं थे। इन्होंने क्या किया, पहले यहाँ पे खेती की, यहाँ पर सेटल हुए, फिर आसपास के एरियाज में सेटल होना शुरू हुए, और ये जो पहाड़ियाँ जहाँ तक रहते थे वहाँ तक पहुँच गए। और फिर क्या किया, इन्होंने पहाड़ियाँ को पीछे धकेल दिया। अब इस वक्त तक क्या हो चुका था, पहले ये एक विलेज में संथल्स रहते थे और 1838 तक इनका जो था 40 विलेजेस में इनकी सेटलमेंट थी, 40 विलेजेस में, और इनकी पॉपुलेशन 3000 से बढ़कर 82,000 हो चुकी थी। 82,000। अब 40 विलेजेस में इनकी खेती चल रही थी, तो अब इनकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या कहा था, ये लैंड है संथल्स का, लैंड ऑफ संथल्स। ये यहाँ पर खेती करते थे, जो भी चीज़ें उगाते थे उनको बेच आया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स अब बदल गए। ब्रिटिशर्स ने इन पर हैवी टैक्सेस जो थे लगा दिए, हैवी टैक्सेस लगाए जो संथल खेती कर रहे थे। तो अब संथल्स को क्या लगना शुरू हुआ, संथल्स को ये लगना शुरू हुआ कि ये जो लैंड उनको दिया गया है, अब ये लैंड उनका रहा ही नहीं, क्योंकि इनको हैवी टैक्स देना पड़ रहा था, उनको कुछ बच ही नहीं रहा था। तो अल्टीमेटली संथल्स को क्या लगता है, संथल्स जो है रिवोल्ट कर देते हैं। किनके खिलाफ, किनके खिलाफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, क्योंकि उनको ये पता चल चुका था कि ये जो लैंड है उनका, अब ये उनका नहीं रहा। अगर इस लैंड को वो बचाना चाहते हैं तो एक ही उनके पास जो है ऑप्शन है, वो है विद्रोह कर दो ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसी वजह से 1855-56 में संथल्स ने क्या किया, 5500 स्क्वायर मील तक का जो एरिया था अपने कब्जे में ले लिया और कहा ब्रिटिशर्स को कि इस एरिया में सिर्फ उनके लॉज चलेंगे, जो लॉज वो बनाएंगे वही वर्क करेंगे। और इनको सिर्फ एक ही तरीका लगा कि इसी तरीके से ये ब्रिटिशर से अपना लैंड बचा सकते हैं। और ये रिवोल्ट कब हुआ, ये हुआ 1855-56 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली सीडीएस आपको इस पर क्वेश्चन पूछ सकता है। अब ये जो 1875 में रिवोल्ट हुआ था बॉम्बे डेक्कन में, ये क्यों हुआ था, सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये जो रिवोल्ट हुआ था ये हुआ था 1875 में, जो पुणे डिस्ट्रिक्ट है आज का, वहाँ पर इसमें क्या किया था, जो हमारे रॉयत है, रॉयत, उन्होंने शाहूकारों पे हमला किया था। और बही खाता, बही खाता क्या है, जिस जगह पर उन्होंने लिखा होता था हिसाब किताब, पैसे का लेन देन, वो सारी किताबें जला दी थी। अब ये सब क्यों हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब ये अगर 1875 के रिवोल्ट के बारे में जानना है तो सबसे पहले देखिए 1810 में रेवेन्यू सिस्टम आया था बॉम्बे में, वो था रॉयतवारी सिस्टम। आपको याद रखना है, जो परमानेंट सेटलमेंट थी वो थी बंगाल में, रायतवारी सिस्टम रेवेन्यू सिस्टम था, ये था बॉम्बे डेक्कन में। इसमें क्या करते थे, इसमें ये था टैक्स डायरेक्टली रॉयत से ले जाते थे, रॉयत जो थे डायरेक्टली टैक्स पे करते थे। अब जो रॉयत से टैक्स लिया जाता था, सबसे पहले उनकी ज़मीन
देख ली जाती थी कि कितनी जमीन की इनकम होती है, उसी प्रपोर्शन में उनसे क्या लिया जाता था, टैक्स। और इसमें यह था कि इसकी जमीन की रीवैल्यूएशन 30 साल के बाद होगी, यानी कि अगर जो आज टैक्स फिक्स कर दिया है वो अगले 30 साल तक वही चलेगा। अब क्या हुआ, 1810 में ये शुरू हुआ, 1830 तक जाते जाते 1830 में जाते जाते रॉयत जो थे वो टैक्स देने में असमर्थ हो गए। सबसे पहली बात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफी टैक्स लेती थी रॉयत से। दूसरी बात, 1832 में अकाल आ चुका था, फसलें हुई नहीं, तो रॉयत जो थे टैक्स देने में असमर्थ हो गए। अब रॉयत के पास पैसे ही नहीं थे, रॉयत के पास पैसे नहीं थे, वो गए शाहूकार के पास, शाहूकार के पास। अब उनको पैसे चाहिए थे, तो शाहूकार क्या करते थे, अगर प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या है, अगर रॉयत ने उनसे पैसा उधार लिया, रॉयत ने सपोज 10 रुपए पैसे उधार लिए, तो शाहूकार क्या करते थे, 40 रुपए ऊपर इंटरेस्ट लगा देते थे और उनसे 50 रुपए वसूलते थे, जिसकी वजह से रॉयत की कंडीशन और खराब हो गई। अब इसी वजह से अब 1875 तक जाते जाते ऐसा हाल हो चुका था कि रॉयत जो थे अगर 100 रुपया लेते थे तो उससे ज़्यादा तो उनको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ता था। इसी की वजह से 1875 में उनको एक ही तरीका दिखा अपने को सेव करने का, अपने को बचाने का। जो रॉयत थे वो सारे हो गए इकट्ठा और उन्होंने हमला किया शाहूकारों पर। और उनके बही खाते जो थे, जो बही खातों में उन्होंने लिखा हुआ था कि उन्होंने कितने पैसे रॉयत ने उनसे लिए हैं, कितना इंटरेस्ट बाकी है, कितनी पेमेंट्स बाकी है, उनको जला दिया। तो ये था हमारा बॉम्बे डेक्कन का रिवोल्ट। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो है कॉटन ब्लूम आया था इंडिया में, कॉटन ब्लूम। आपको पता है अमेरिकन सिविल वॉर 1861 में हुई थी, जिसकी वजह से 3/4 कॉटन जो ब्रिटेन के पास आता था वो आता था अमेरिका से। अमेरिका सिविल वॉर शुरू हो गई, अब ब्रिटेन के पास कॉटन की सप्लाई कट ऑफ हो गई, तो ब्रिटिशर्स को चाहिए था कॉटन, और इंडिया का क्लाइमेट कॉटन के लिए काफ़ी सूटेबल था। तो उन्होंने क्या किया, 1860 में कहा बॉम्बे के लोगों को, बॉम्बे डेक्कन में जो रॉयत थे उनको कहा कि फटाफट जो था कॉटन आप उनकी खेती कॉटन की करनी शुरू कीजिए और ब्रिटेन की ओर सप्लाई कीजिए। इसके लिए रॉयत को एडवांस में 100 रुपीज़ भी दिए जाते थे, 100 रुपीज़ तक दिए जाते थे। लेकिन जब अमेरिकन सिविल वॉर ख़त्म हो गई उसके बाद रॉयत के जो अच्छे दिन आए थे वो भी ख़त्म हो गए, वो भी चले गए। इसके बाद क्या हुआ, रॉयत के पास पैसे नहीं थे तो उनको क्या करना था, वो शाहूकार के पास जाते थे। कॉटन ब्लूम के बाद रॉयत जो थे शाहूकारों के पास जाते थे, उनसे पैसे लेते थे। मैंने आपको पहले भी बताया है जितना प्रिंसिपल होता था उससे कहीं ज़्यादा उनको इंटरेस्ट देना पड़ता था। इसको रोकने के लिए ब्रिटिशर्स ने एक डेक्कन रॉयट कमीशन भी स्थापित की थी, डेक्कन रॉयट कमीशन, जिसका ये कहना था कि जितना प्रिंसिपल है आप ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही इंटरेस्ट ले सकते हैं, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले सकते जो शाहूकार लोग हैं। लेकिन अब रॉयट्स को पैसों की ज़रूरत होती थी। अगर वो पहला प्रिंसिपल देने में असमर्थ थे और उसके बाद अगर वो शाहूकारों के पास जाते थे तो शाहूकार क्या करते थे, उनसे पेपर पे लिखवा लेते थे कि जो पहले का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल है वो नया प्रिंसिपल होगा। यानी कि जैसे अगर रॉयट्स ने लिया 100 रुपीज़, रॉयत क्या करते थे, उन्होंने 100 रुपया उधार लिया और 200 रुपया हो गया इंटरेस्ट, और उन्होंने सिर्फ 100 रुपया ही चुका पाए और 200 नहीं चुका पाए और वो दोबारा से उधार लेने चले गए। तो क्या करते थे, वो कहते थे कि अगर तुम्हें दोबारा से 100 रुपया चाहिए तो आप हमारे जो पेपर्स हैं उनमें ये लिखो, हमारे बही खाते में ये लिखो कि आपने हमसे अब 100 रुपया नहीं लिया, 200 रुपया और लिया है, यानी कि टोटल आपने 300 रुपया लिया है। आप ये लिखो कि आपका प्रिंसिपल जो है अब 300 रुपया है। तो रॉयट्स को तो पैसे चाहिए थे, जिसकी वजह से वो पेपर पे जो लिख देते थे कि हमारा जो नया प्रिंसिपल होगा वो होगा 300 रुपया, 300 रुपीज़, जिसकी वजह से जो हमारा डेक्कन रॉयट कमीशन था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, जो ब्रिटिशर्स ने इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग जितना प्रिंसिपल है उतना ही इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन जो नया प्रिंसिपल ऐड करवा देते थे शाहूकार, वो पुराना इंटरेस्ट को भी ऐड करके ही लिखते थे बही खाते में। इसी वजह से 1875 में उन्होंने क्या किया, शाहूकारों पे हमला किया, इवन उनकी शॉप्स को भी लूट लिया। उसके अलावा बही खाते सारे जो थे जला दिए। इवन कई जगह तो ये भी देखने को मिला था कि जो हमारे शाहूकार थे,
शाहूकारों को मार भी दिया गया था। तो यही कारण था जो हमारे बॉम्बे डेक्कन रिवोल्ट हुआ था 1875 में। ये आपको पता होना चाहिए परमानेंट सेटलमेंट के बारे में, संथल रिवोल्ट कैसे हुआ, कब हुआ, बॉम्बे डेक्कन में रिवोल्ट क्यों हुआ, रॉयतवारी सिस्टम क्या था, डेक्कन रॉयट कमीशन क्या थी, उसकी रिकमेंडेशंस क्या थी, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कॉटन ब्लूम कब हुआ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिकन सिविल वॉर किस ईयर में हुई, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये हमने कवर किया इस लेक्चर में। जल्दी मिलेंगे अपने अगले लेक्चर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।